मेरा नाम मनु कुमार। मैं आप लोगों के सामने परीक्षा में एसएसटी के वीवीआई सवाल पूछे जाने वाले सवाल को लेकर आया हूं, जो कल के परीक्षा में ज़्यादातर मात्रा में इससे पूछा जाएगा। जैसे पहला सवाल है, खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, खनिज को क्यों संरक्षण करना चाहिए, इसमें आप लोग को ये समझना, खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन हो, जो एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग उसे क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, संसाधन संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष समय लग जाता है। इनके विपरीत संसाधन को प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक शामिल किया गया है। देखिए हम लोग दूसरा सवाल चलते हैं। देखिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। आप लोग को सवाल है दूसरा, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। जिसे वैसे, देखिए कहने का अर्थ है वैसे खनिज जिसमें धातु का अभाव हो, धातु की मात्रा का हो, अभाव हो, जिसे पीटने पर क्या होते हैं, चूर चूर हो जाए, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे, वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश अभाव होता है और भंगुर प्रकृति का होता है, अधात्विक खनिज कहलाता है, पर उन पर चोट मारने पर वह चूर देखिए टूट जाता है। डेलमाइट जैसे हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इन सभी का उदाहरण है। इन सभी का उदाहरण है। जैसे कि इनमें यह जो औद्योगिक महत्व से ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे डेलामाइट है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, ये कुल का उपयोग है। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, चूना सीमेंट बनाने में किसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, और जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। देखिए, जलोढ़ मृदा हम लोग को भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, क्योंकि इनमें धान की खेती ज़्यादा मात्रा में होता है और ज़्यादा मात्रा में अन्य फसल भी होते हैं। जैसे कि वैसी मृदा जिनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निषेध से होता है। तलछट के निषेध का मतलब अवसाद द्वारा, मानिए कि नदी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह अपने साथ में देखिए वह अपने साथ में मिट्टी, बालू, कंकड़ जैसे अनेक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वही जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में पोटास चूने की अधिकता होती है, पोटास के चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान के, गेहूं के, गन्ना के दलहन के लिए काफ़ी उपयोग मानी जाती है। इनके साथ ही इस मिट्टी में आलू और भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियां काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए जलोढ़ मृदा जो है बहुत ही उपयोगी माना जाता है। परीक्षा में पूछेगा सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा। कौन सी है, जलोढ़ मृदा। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, चौथा सवाल में चलते हैं। देखिए, खादर और बागर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, खादर और बागर में क्या अंतर है। तो खादर और बागर में क्या अंतर है, देखिए दोनों जो है जलोढ़ मृदा के ही रूप है। देखिए खादर मतलब, देखिए खादर का मतलब खदार कर, जो नवीन मिट्टी आती है, जो खदार कर लाती है, नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को ही खादर कहा जाता है। पुरानी और जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बागर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार और गंगा के मैदान इनका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि का भूमि इनका उदाहरण है। तो खादर बांगर मतलब, खादर का मतलब जो है नई मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई जाती है उसको खादर कहते हैं, क्या कि खादर कहलाती है। बागर के मतलब क्या होता है, पुराना हो गया। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बागर कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बागर, और नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। फसल चक्रण। देखिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार से सहायक है। देखिए फसल चक्रण जो है, मान के एक ही भूमि पर बदल के बीजों को रोपने से एक निश्चित पदार्थ के पोषण तत्वों का
संगठन नहीं हो पाता है, जिसके चलते मिट्टी मिट्टी का उर्वरा शक्ति बना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फसल चक्र देखिए, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रख तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है, जब हम गेहूं रोपते हैं, चावल रोपते हैं, मक्का रोपते हैं, आलू रोपते हैं, इससे क्या होता है, धरती के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। जब तिलहन फसल रोपा जाता है, उससे नाइट्रोजन पुनः प्राप्त हो जाता है, जिसके चलते मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हो जाता है। इसलिए फसल चक्रण से मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। देखिए, समोच्च कृषि क्या है? आप लोग का नेक्स्ट सवाल है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेत का जुताई कर कृषि कार्य में की जाती है, तो उनकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के खेतों को पोषणीय तत्वों जलों को साथ नहीं बहते, तब मृदा की उर्वरता बनी रहती है। जैसे कि मान के चले, पर्वतीय क्षेत्र जो होता है उसमें वृत्ताकार हेतु कर देने पर वहां पर पोषण तत्वों का बहाव नहीं हो पाता है, और वैसे कृषि को ही समोच्च कृषि कहते हैं, क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र में ही केवल होता है। देखिए, सबसे वीवीआई है जो चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन आप लोग को बार बार पूछता है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर उनकी रक्षा करते थे। यह जो आंदोलन था पर्यावरण से संबंधित था, क्योंकि लोग उनको बचाने के लिए उसको अपने आकोश के मतलब चारों दिने से घेर कर उसको रक्षा करते थे। इसलिए इसको कहा जाता है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी सवाल पूछता है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? सुंदर। हेलो फ्रेंड, इसमें हम लोग अब्रक का उपयोग क्या है? देखिए, अब्रक एक विद्युत रोधी पदार्थ है। अब्रक का उपयोग जो होता है विद्युत रोधी में किया जाता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आयरन जो होता है, आयरन जो होता है, आयरन के नीचे जो नाइक्रोम के तार के नीचे जो होता है, उसमें विद्युत रोधी पदार्थ को अब्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब्रक का उपयोग क्या है? अब्रक विद्युत रोधी खनिज है जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में इनका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इनका अबीर गुलाल बनाने में तथा आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने में भी होता है। जैसे कि आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण में चरक ने इसका उपयोग भी किया था। अब इसके बाद लोहे की प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। जैसे कि लोहे की प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम लिखिए, तो देखिए, लोहे की कहा जाता है 5 उत्पादक राज्य है, जिसमें कर्नाटक है। कर्नाटक जो लोहे के 25% उत्पादन करता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गोवा है, झारखंड है। अगर ये 5 नंबर का पूछता है तो आप लोग लिखिएगा, भारत में लोहे का उत्पादन मुख्य 5 राज्यों में 96% लोहे का उत्पादन करता है। पहला कर्नाटक लिख लीजिएगा ऑप्शन डालकर, और कर्नाटक के बारे में विवरण करें, जो 25% लोहा का उत्पादन करता है, जो राज्य में अग्रणी राज्य है, लोहा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके बाद दूसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरा स्थान पर उड़ीसा है, चौथा स्थान पर गोवा और झारखंड है। देखिए, कोयले के 4 प्रकार के नाम लिखिए। तो देखिए, कोयला कितने प्रकार को? तो कोयले 4 प्रकार को होती है, एथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। एथ्रोसाइट जो होता है, एथ्रोसाइट जो है आप लोग को सबसे उच्चतम कोटि के कोयला है। क्या है? उच्चतम कोटि का कोयला। इसको लोहा गलाने में किया जाता है उपयोग। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होते हैं पीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, गोंडवाना क्षेत्र के कोयले के मुख्य किन क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए, गोंडवाना समूह का जो कोयला जो है बहुत ही पुराना है। इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है, जो हमारे देश में मिला है। इनका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था।
कभी कभी पूछ देता है गोंडवाना समूह का कोयला कितने वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, वर्धा, गोदावरी नदी। अब इसके बाद भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है, माने कि कौन कौन क्षेत्र में हवा हवा की प्रभाव ज्यादा है। देखिए, पवन ऊर्जा का विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूल परिस्थितियां, जैसे कि राजस्थान में भी पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, गुजरात कर सकते हैं, महाराष्ट्र कर सकते हैं, कर्नाटक कर सकते हैं और तमिलनाडु कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए, लौ और अलौह खनिज में अंतर क्या है। देखिए, लौह खनिज से क्या होता है, लोहा की अंश पाया जाता है। देखिए, लौह खनिज, इनमें लोहा के अंश पाया जाता है, जैसे कि अयस्क, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम। सम्राट क्या है। देखिए, सागर सम्राट जो है, एक बता रहे हैं आप लोग क्या है। मुंबई में एक जगह है जो मुंबई हाई क्षेत्र, जो तेल के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे क्या किया गया है, समुद्र है, समुद्र के ऊपर एक क्या किया गया है, मंच को तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा गया सागर सम्राट। वही सागर सम्राट क्या है, सागर सम्राट मुंबई हाई क्षेत्र पेट्रोल का उत्खनन क्षेत्र है। एक जलाशय पर एक समुद्र क्षेत्र के भीतर तेल कूप की खुदाई की कार्य करता है। देखिए, हम आप लोग को इसको इस तरह बता रहे हैं। सागर सम्राट एक मुंबई हाई क्षेत्र में पेट्रोल निकालने के लिए एक मंच का तैयार किया गया है, जिसे हम सागर सम्राट के नाम से जानते हैं। जो तेल की वहां से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, कच्चा तेल को निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अब देखिए, तापीय शक्ति का समापनीय संसाधन है। तापीय शक्ति कैसे प्राप्त होता है, जैसे कोयला से प्राप्त होता है। देखिए, तापीय शक्ति का स्रोत जो होता है कोयला होता है। कोयला निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिनमें लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयला का उपयोग तेजी से हो रहा है। इनका भंडार सीमित है। ताप शक्ति समापन संसाधन है, क्योंकि इनका एक बार कोयला पूरा पृथ्वी पे खत्म हो जाएगा तो पुनः वह प्राप्त नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। अब चूना पत्थर के देखिए, ऊपर भी हम आप लोग को चूना पत्थर बताएं। चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है आप लोगों को कोची में सीमेंट बनाने में। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, जो बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर ही पाया जाता है। इनका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग इस्पात उद्योग में, 4% रसायन उद्योग में और 4% उर्वरक में, कागज चीनी की उद्योग में होता है। और इसके बाद चूना पत्थर का अगर प्रयोग आता है तो चूना पत्थर का आप उपयोग लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए, लौह अयस्क खनिज में देखिए, लौह अयस्क और अलौह अयस्क खनिज में अंतर क्या है। देखिए, लौह अयस्क खनिज जो होते हैं, कैंसर रोग से उपचार में वन का क्या योगदान होता है। देखिए, कैंसर रोग जो उपचार था उसको टैक्सोल नामक रसायन हार्मोन था, उसी से कैंसर का उपचार किया जाता है। तो कह रहे हैं वन का क्या उसका योगदान था। देखिए, हिमालय में जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, जिनकी पत्तियों और टहनियों और छालों, थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है यहाँ पर, तो देखिए पत्तियों और टहनियों और छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ होता है। इस टैक्सोल रसायन, देखिए टैक्सोल जो है रसायन निर्मित दवा कैंसर रोग में उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कैंसर के उपचार में टैक्सोल नामक हार्मोन को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए, अब इसके बाद हम लोग को है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, देखिए जहां से कोई संसाधन प्राप्त होता है, प्राप्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन होता है, जो कहने का अर्थ है वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे कि यह एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं।
उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद पुनः आ जाता है। हवा हो गया, पानी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया, मछलियां हो गया, पेड़ पौधे, वन जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिनके अंतर्गत सभी संसाधन को रखा गया है, जो धात्विक हो और अधात्विक हो, एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। यह कृत्रिम रूप से पुनः बनाया नहीं जाना संभव नहीं है। अतः एक बार इनके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, लौह बैक्साइड, मैग्नीज, ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं।